नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, चर्चा कर लेंगे कि भारत ने क्या बोला वेनेजुएला वाले मुद्दे पे। जहां पूरी दुनिया में आज उद्यम मचा पड़ा है, वहीं भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, किस देश की क्या प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर बाजार के ऊपर भी नजर डालें, बाजार में क्या घट रहा है। और वोडाफोन आइडिया के जो आंकड़े हैं उन पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि भारत ने क्या बोला। भारत की इसलिए क्योंकि हम हमारी जो एक छवि है, हम नामधारी छवि बन के रह गए हैं। हम देख रहे थे रूस की तरफ कि रूस कुछ बोलेगा और रूस ने केवल बुराई कर दी। मतलब जो देश में भी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो देश सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं, चीन और रूस, ये दोनों कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। और जो किम जोंग उन, जिसे अमेरिका ने छेड़ा तक नहीं, उसने अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है। और परीक्षण करके ट्रंप को बोल दिया है, बोले ध्यान रखना, गलती मत कर देना। मैं अपना और तो सुनो, जो परमाणु बम, उनकी एक दस्ता है जो परमाणु बम दस्ता है, उसको अलर्ट रहने के लिए बोला है। बोले अलर्ट रहो, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। और अपनी सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है किम जोंग उन ने। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को ये चेतावनी भी दी है कि उसे, मादुरो को जल्दी से जल्दी रिहा करें और इस तरफ देखने की भी कोशिश मत करना, अन्यथा मैं बिल्कुल हाथ में लिए बैठा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रही कि किम जोंग उनसे बोला किसने था यार, तुम तो इस पार्टी में ही नहीं हो, तुम उस टीम में ही नहीं हो। तुम तो जबरदस्ती में, मतलब अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है वो कुछ नहीं बोल रहे। मतलब रूस है, रूस कुछ नहीं बोल रहा, कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। और भारत रूस की तरफ देख रहा था कि रूस कुछ बोले तो हम भी बोले। और भारत ने क्या किया, देखो भारत का सीना देखो 58 इंच का हो गया। भारत ने क्या कहा कि वेनेजुएला में जितने भी लोग हैं, जो वहाँ नागरिक हैं हमारे, उन्हें कोई दिक्कत हो तो कृपया बताएं। अरे क्या कर रहे हो यार, कुछ तो बोल दो, कम से कम कुछ तो बोल दो। और तो और अमेरिका की एक नागरिक है, उसने एक चार्टेड, मतलब एक ट्विटर पे बहुत मतलब वो समझ लो उसको, ये समझ लो कि वो हाईलाइट हो रहा। किसी ने एक ग्रीनलैंड को लेकर के एक फोटो पोस्ट कर दिया, बोला अब ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा, ग्रीनलैंड का झंडा लगा दिया। अब ग्रीनलैंड की भी बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्रंप ने भारत के टैरिफ को लेके कहा है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा है। देखो क्या है, ट्रंप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने भारत के लिए उनसे पूछा कि क्यों, भारत को लेके आपका क्या स्टैंड है, मतलब क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला क्या हो सकता है, वो अगर रूस के साथ में तेल लेते रहेंगे तो मैं और टैरिफ बढ़ा दूंगा। मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और वो भारत का नाम लें कि मैं भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूँ, तो समझ लो कि हाँ वो बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हैं और किसी ने, पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, तो समझ लो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना। इसीलिए बाजार में आज इतना बड़ा रिएक्शन जो है, अभी जो आपको शेयर बाजार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, ये मैंने आपसे कल ही बता दिया था कि जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, वो थोड़ा सा ओवरबोट जोन में है, तो इसलिए ऊपर से करेक्शन आएगा। इसमें कोई स्वाभाविक है, नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ये भी मैंने कल ही बता दिया था कि बाजार के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा वेनेजुएला का, क्योंकि 1% से आसपास में भारत जो है उसका तेल का आदान प्रदान होता है। अगर भारत में वेनेजुएला का कोई इम्पैक्ट होता तो बाजार सुबह ही गिर के खुलता। बाजार सुबह गिर के नहीं खुला ना, बाजार अच्छा खुला, उसके बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, क्योंकि जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना, वो ओवरबोट जोन में हो गया था। तो इसीलिए जो पीसीआर ट्रैक करते हैं वो समझ गए थे कि भाई एक ना एक प्रॉफिट बुकिंग आनी है, जो कि हेल्दी है, स्वाभाविक भी है। आज अगर एफआईआई डीआईआई के ऊपर नजर डालें तो आज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 36 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं अगर डीआईआई की नजर बातों की बात करें तो डीआईआई ने 1480 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो डीआईआई ने आज खरीदारी की है आज भी, और एफआईआई की कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली है नहीं, मात्र 36 करोड़ की बिकवाली है। इसका मतलब थोड़ा सा उनका जो रुख है वो नरम हुआ है। विश्व की क्या प्रतिक्रिया आई है वो हमने चर्चा कर ली। देखो चीन ने बोल दिया हम कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और हम ऐसा बिल्कुल भी, ये गलत है, ऐसा जो हुआ ये गलत है। रूस बोल रहा है कि ये गलत है। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उसके मित्र हो, तुमने तो उसके साथ में बिल्कुल टाई अप कर रखा था कि तुझे कोई मारने आएगा तो हम बैठे हैं। और तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हो, मत तुम ही बुला लो कि आओ जो जो वेनेजुएला में हुआ उसके ऊपर चर्चा कर लें।
अब जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों का क्या है? देखो जो क्यूबा है ना, आपने क्यूबा क्राइसिस सुना होगा, तो क्यूबा तो कट्टर मतलब एकदम खड़ा है, कहना तुम आओ हम तो वेनेजुएला के साथ हैं, तुम बोलो मन तो मिसाइल मिसाइल लेकर खड़े हैं बिल्कुल। तो क्यूबा क्राइसिस काफी चर्चा में रहा था, तो क्यूबा तो अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहता है, क्यूबा में काफी इन्वेस्टमेंट भी है रसिया का, तो इसलिए क्यूबा को लेकर के इतना वो नहीं है कि क्यूबा तो बोल रहा है कि हम वेनेजुएला के साथ हैं, बस वेनेजुएला संघर्ष करे, मतलब नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी जो बड़े हैं जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है वे केवल निंदा कर रहे हैं। चीन निंदा कर रहा है कड़े शब्दों में, रूस कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब ये जो दो काउंटर पावर है ना, यही काउंटर पावर है, चीन और रूस, लेकिन ये कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, मतलब बाकी सब देश कुछ नहीं। जैसे हम, अगर जो रूस बोलता, मैं गारंटी दे रहा हूँ भारत की तरफ से भी वही बोला जाता, वो ही सेम टू सेम। रूस ने कुछ नहीं बोला, अरे यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही बोल दो, जो यूनाइटेड नेशन में लिखा है उनके तो चार्टर्ड में लिखा है कि कोई देश किसी देश के ऊपर संप्रभुता पर हमला नहीं करेगा। और तुम कहाँ रहेंगे यूनाइटेड नेशन वालों? सब जो वहाँ के यूनाइटेड नेशन के जो मैन है ना गुटरियो, उनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन गुटरियो अपने डबली बजा रहे हैं कि ये गलत हुआ भाई, ये गलत हुआ भाई, बस केवल यही करते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के बात ये है, अमेरिका ने सिद्ध कर दिया कि वो अमेरिका है। अब ये उसका क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे जो है ना, अरे मेरे दिमाग से निकल रहा है यार उसका नाम, असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान सामने आ रहा है कि भाई तुम्हारे जो पाकिस्तान के अंदर जो भारत में 26/11 का हमला कराया, जिन्होंने जो वहाँ जहर उगलते हैं, तुम उन्हें ही उठा लो। भाई उन्होंने तो यहाँ आतंकी गतिविधि करा दी है, भारत जब भी उन्हें नहीं उठा के ला रहा। और अमेरिका तो किसी दूसरे देश में जो अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहा था, उसे ही राष्ट्रपति ने उठवा लिया, बोले एक काम करो सर राष्ट्रपति को उठा लाओ। कितनी बड़ी बात है यार। करप्शन, करप्शन, भ्रष्टाचार इसकी मुख्य वजह। चलो एक थोड़ा सा बाजार पे भी नजर डाल लेते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की तरफ से जो नवंबर के जो आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं जियो, वोडाफोन और आइडिया को लेकर के, तो जो जियो है, जियो ने इस बार 13,88,000 नए यूजर जोड़े हैं। जो एयरटेल है, एयरटेल ने लगभग 12,20,000 नए यूजर जोड़े हैं। जो बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसने भी 4,21,000 के आसपास में नए यूजर जोड़े। और हमारा जो वोडाफोन आइडिया है उसकी चर्चा जरूर करेंगे, उसने 10,11,000 यूजर गंवा दिए। हर महीने दर महीने 10-11 लाख यूजर वो गंवा देता, फालतू चक्करों में रहता नहीं है वो, तो ले भैया ये भी गंवा दे, ये भी गंवा दे, ये भी गंवा दे। अब चर्चा करेंगे देखो डेनमार्क पे। डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को लेने के लिए ट्रंप ने बोल दिया है, क्योंकि उसी पत्रकार ने उससे ये भी पूछा कि डेनमार्क को लेकर के आपका क्या है, तो उन्होंने बोला आगे 2 महीने में देखते हैं उसको क्या हो सकता है। देखो क्या है, जिस तरह से है आप देख रहे हो ना, क्लाइमेट चेंज का मामला आप सुनते होंगे, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे वर्ष 2050 में इतना उत्सर्जन हो जाएगा। तो अभी क्या है, जो मतलब जो बाइडन की सरकार थी वो क्या है ना, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, जो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर थोड़ा सा फोकस कर रही थी। लेकिन जो ट्रंप है ना, ये बोलता है मैं नहीं मानता, सब चीज़ों को फर्जी है, मैं तो क्रूड ऑयल दबाओ बेचो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई सब्सिडी नहीं दूंगा। अभी बीच में उसने सोलर पैनल, ये जो अपने ग्रीन एनर्जी को लेकर सब्सिडी मिलती थी वो बंद कर दी थी, बोले सब फर्जी है, मैं नहीं मानता। तो जो ग्रीनलैंड है ना, अच्छा इनका तुक देखना, आप तर्क देखना, तर्क कैसा है इनका, तर्क क्या है। इनका तर्क ये है कि देखो क्या है कि ये जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क को इसकी सुरक्षा हो नहीं पाएगी ग्रीनलैंड की, और ग्रीनलैंड में हमें चिंता है कि रूस और चीन पहुंच जाएगा, तो इसलिए अमेरिका की सुरक्षा के माध्यम से ये ग्रीनलैंड हमारे लिए ना बहुत जरूरी है। अब समझो बात को, जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क है नाटो का सदस्य, और जो यूरोपियन यूनियन है ना, अब यूरोपियन यूनियन क्या बोलेगी, मतलब ये तो वो बात होगी कि यार हमारी कमेटी में मान लो हम 30 आदमी हैं, उस 30 आदमी, 30 कमेटी में सबसे बड़ा जो आदमी है, जिसके पास में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा जमीन है, सब मतलब 29 आदमी है, लेकिन वो उतनी महत्वता नहीं रखते जितनी वो अकेला रखता है। उनने कहता है यार तेरे धोरे भैंस तो बढ़िया खड़ी, उन्होंने कहा क्या के लिए तो दूध देगा है, चलो दूध तो जियो 10 लीटर दे रही वैसा, जो भैंस वैसे तुम्हारे यहाँ की लायक नहीं, जो भैंस मेरे यहाँ रहनी चाहिए, मेरी इसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब अगले की भैंस खोल रहा है वो, तो ये स्थिति हो रही डेनमार्क की। अब डेनमार्क कुछ बोल नहीं पा रहा, नाटो का सदस्य है। अब अमेरिका पूरी ज्यादातर जो सैन्य शक्ति है ना, उस सैन्य शक्ति में जो हथियार हैं या जो नाटो अलायंस है ना, वो अमेरिका की चलती है, मतलब ये समझ लो आधे में अजगर आधे में सारा घर। तो जो अमेरिका बोलता है वही वो करते हैं, और अमेरिका का दिल आ गया अब किस पे, ग्रीनलैंड पे। और ग्रीनलैंड है किसका वैसे, ग्रीनलैंड है डेनमार्क का। और डेनमार्क क्या कह रहा है,
म्यांमार कुछ नहीं कह रहा। अब इनका तर्क ये है कि इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, ये क्या ना चीन वीन ले लेगा ऐसा। तुमसे अब भाई वो नाटो का देश है, तुम हमला करोगे तो तुम बचा लेना क्योंकि तुम नाटो के सदस्य हो। पर नहीं, उस पर दिल आ गया उसको, क्योंकि उसके अंदर ना जो ज्यादातर ना प्योर पानी है, मतलब शुद्ध पानी है। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि वर्ष 2050 तक जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां पे जो पानी है ना वो मतलब जो बर्फ है ना वो पिघलने लगेगी, और वहां पर जो शुद्ध वाटर है ना, मतलब पीने लायक जो पानी है वो है। तो इसीलिए अमेरिका बहुत आगे की सोच के चलता है। जिस समय ये अलास्का लिया था ना रूस से, इन्होंने उस समय इनका एक मंत्री था जिन्होंने बोला था कि तुम पागल हो गए, उसका बर्फ के टुकड़े को क्यों ले रहे हो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये हम आगे के लिए ले रहे। आज अलास्का अमेरिका का एक राज्य है और सबसे सुंदर है, और रियल अर्थ मटेरियल के मामले में अपार है, अपार उसके पास में जो क्रूड ऑयल के प्रचुर भंडार है वहाँ पे। तो इसलिए अमेरिका चाहे डंडा धमका के अब जो है ना उस पर भी दिल आ गया है उसका। अमेरिका कुल मिलाकर हमारी जो स्थिति है, हमने कुछ नहीं कहा, हमने वो कह दिया भैया देखे ऐसा है, तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो बता दियो। ये कौन सी बात है यार, कम से कम यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बोल देते कि देखो ये जो यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर में लिखा है कि कोई देश संप्रभुता पर हमला नहीं करेगा और जो यूनाइटेड नेशन को इस पर कदम उठाना चाहिए। पर हमारी पहले से बिगड़ी पड़ी है अमेरिका से, 36 का आंकड़ा है। पहले ही हमारा टैरिफ वाला मामला नहीं सुलझ रहा, हम और पता चला खब्बा ले लें तो और आफत है। चलो खैर, एक और नई चर्चा कर लेते हैं। बीसीसीएल का आईपीओ खुलने जा रहा है। बीसीसीएल दरअसल एक कंपनी है जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, और इसका जो आईपीओ है वो 9 जनवरी से 13 जनवरी तक खुलेगा। 21 रुपए से 13 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, और 1370 करोड़ रुपए का ये इशू है, पूरा ऑफर फॉर सेल है। और ये जो है ना, इससे मतलब जो 1370 करोड़ रुपए लाएंगे, ये जो कोल इंडिया है वो लगभग वो 46.57 करोड़ अपने शेयर बेचने जा रही है। और इसमें जो कोटा रखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के लिए 50% रखा गया है। एनआईआई नेस्ट जो हाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनके लिए 15% कोटा रखा गया है। जो रिटेल निवेशक है उनके लिए जो है वो 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और 600 शेयरों का एक लोट है। तो कुल मिलाकर जो बात है, जो आईपीओ खुलने जा रहा है कोल इंडिया का सब्सिडरी है, और इनका जो प्लान है वो प्लान को लेकर के जो कंपनी ने अपनी ग्रोथ का अनुमान बताया है कि भाई जिस तरह से जितनी हमारे यहाँ डिमांड है कोयले की, उतना हम माइनिंग कर नहीं पाते, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे देशों से, रूस जैसे देशों से बुलाना पड़ता है, तो उसकी कहीं ना कहीं उपलब्धता जो है वो घटेगी। अब फिर से वही वेनेजुएला वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। वेनेजुएला वाले मुद्दे पे क्या है कि भाई किम जोन उन उतर गया बीच में। अब किम जोन उनको तो ना तो ट्रंप नाम ले रहा था, ना किम जोन उनका, उनने कभी अपने 1 साल कार्यकाल हो गया, उनने ना किम जोन उनको देखा कि किम जोन नाम का भी कोई प्राणी रहता है। पर किम जोन है, उनने कहा यार ये हिसाब ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कोई याद ही नहीं कर रहा जो है। कहना ले भाई सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया, हाँ जी परीक्षण कर लिया उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल का। और अमेरिका के लिए खूब मीडिया में आकर उसने स्पष्ट बोला है कि मैं अपनी सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर लिया हूँ, और अपने परमाणु दस्ते को अलर्ट कर रखा हूँ, और ध्यान रखा कि जो मादुर है उनको छोड़े, और ये जो तुम कर रहे हो ये मेरे पे करने की कोशिश मत करना। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही, उसका नाम ही नहीं लिया यार, उसने कहीं भी नहीं लिया, और वो जबरदस्ती में कह रहा है, मैं बल्लभ, मैं सोच ही रहा था इस चीज को कि वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो है, क्योंकि ऐसे मामलों में वो बाहर रहता है, मतलब वो तो पहले हाथ में लिए घूम रहा है, मतलब बता देना। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये अंदर की बात है कि रूस ने बोला हो देखो मैं तो पहले से उलझा हूँ, अगर मैं इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दूंगा ना बड़ी, तो हो सकता है कि यूक्रेन को लेकर के जो सपोर्ट अभी ये पीछे हट रहे हैं ना, क्योंकि यूक्रेन ने 91 ड्रोन छोड़ दिए थे। जब से अमेरिका ने यूक्रेन को डांट दिया था, बोले नहीं नहीं हम इसका सपोर्ट नहीं करते, और हम बिल्कुल भी यूक्रेन के साथ में नहीं है, और मैं अगर इसका विरोध कर दूंगा तो हो सकता है अमेरिका का ज़्यादा समर्थन मिल जाए यूक्रेन को। तो इसलिए मैं तो कर दूंगा कड़ा विरोध कि यार तू उनका काम करे तो तकड़ा जुगाड़ कर दे, तो कर दे जो करना। ऐसा, हाँ यो भी हो सके यार, तेरे को पता कुछ नहीं चलता, रूस कर दे इस काम को। अच्छा दूसरी बात क्या है, हमने तो यार मुझे तो बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि अपन ने कुछ नहीं कहा यार। मैं सुबह से मैं इसी चीज को लगा कर बैठा था कि यार भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है वेनेजुएला पे।
आप समझ लो यार, देखो बहुत अपने को शेयर मार्केट से रिलेटेड है, अपनी कंपनियों पे इम्पैक्ट कितना, क्यों और कैसा। देखो वेनेजुएला में जो हमले हुए हैं ना, उन हमले में, किसी भी हमले में जो तेल के, जो जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है या जहाँ पे क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वहाँ उसको निशाना नहीं बनाया गया। किसी भी तेल के कुएं को निशाना नहीं बनाया है, किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, ना ओएनजीसी को, ना आईओसीएल को, ना जो भी वहाँ पे कंपनियां हैं। और दूसरी बात है, वहाँ पे जो अभी वर्तमान में सरकार बदली है, केवल उसको अमेरिका ने बोला है कि हमारे हिसाब से चलो। अब देखो बात बात समझने की कोशिश करो, अमेरिका का उद्देश्य वहाँ की जो राजनीति स्थिरता रखना नहीं है, उसका सिंपल सा मतलब है उनके जो क्रूड ऑयल है ना, उस पर अपना कब्जा करना, एकाधिकार करना। वो क्योंकि बात को समझो, अगर जो मिडिल ईस्ट से जो क्रूड ऑयल जाता है ना अमेरिका, वहां तक पहुंचने में उसे लगते हैं 30 दिन या 25 से 30 दिन का समय। मिडिल ईस्ट से मतलब चाहे वो जाए तुम्हारा सऊदी से जाए, चाहे तुम्हारा ओमान से जाए, चाहे तुम्हारा कतर से जाए। लेकिन अगर वेनेजुएला से क्रूड ऑयल जाता है अमेरिका, तो मात्र 5 दिन में पहुंच जाता है। तो एक कंटेनर को जाने में लग रहे हैं 25 दिन, और एक कंटेनर को लग रहे हैं जाने में 5 दिन। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका से जो पास है, सबसे पास है, वो वेनेजुएला है। तो इसीलिए वेनेजुएला को है, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से जो अपना साउथ अमेरिका है उसके अंदर किसी और की प्रेजेंस हो। वो पहले वेनेजुएला ने ऐसे कदम उठाए हैं, ऐसा नहीं है पहले वेनेजुएला ऐसा नहीं था। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो क्या लंबी हो जाएगी नहीं तो, 16-17 मिनट की वीडियो हो गई है। वेनेजुएला पहले पहले ऐसा नहीं था, काफी अच्छा खासा देश था और वहाँ घूमने जाते थे। वेनेजुएला में एक नेता हुआ, वो नेता विपक्ष का था, उन्हें जनता को भड़काया, बोले मैं आ जाऊंगा तो तुम्हें $10,000 दे दूं, मतलब वहाँ की जो करेंसी है वो दे दूंगा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास में इतना तेल है तो मैं डायरेक्ट सप्लाई करूंगा। जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी बात करते हैं ना, उसी तरह से बात किया। और उन्होंने आए, वो सत्ता में आए, सरकार ने जो वर्तमान सरकार थी उसे उखाड़ फेंका, और वे सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने वही पैतरे चालू किए, सबको जो है पैसा बांटना चालू कर दिया। पैसा इतना बांटा है कि उस पैसे की वैल्यू नहीं बची कुछ। उन्होंने क्या किया, पैसा है नहीं, खत्म हो गया, एक काम करो पैसे और छाप दो अपने द्वारा। तो भाई गांधी जी भी तो, अपने राहुल गांधी जी भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारे पास तो मशीन लगी, हम तो छाप दें, खट खट खट। उन्होंने क्या, पैसा छाप के गरीबी दूर करने की सोच ली। और जब पैसा छाप के गरीबी दूर करी, तो पैसे की जो वैल्यू है वो गिर गई बिल्कुल। वहां पे ऐसा भी समय आया कि जब करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर आदमी ब्रेड लेने जाता था। क्यों, आपको करेंसी जो छापते हो ना, वो आप अपने जो फॉरेन रिजर्व में रखा हुआ गोल्ड है, आपके पास में जितने रुपए का गोल्ड रखा है ना, उतने ही रुपए की करेंसी छाप सकते हो आप। इस इसके पीछे जो आपका रुपया है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं हम आरबीआई के पास में उतने के एसेट रखे हैं, मतलब गोल्ड रखा है। आपने किसी नोट पे देखा होगा, उस नोट पे लिखा है गांधी जी के नीचे, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। है ना, चाहे 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, वो क्या लिखा है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कौन देता है? आरबीआई देता है। बैंक कोई भी हो, चाहे आरबीआई, एसबीआई हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर वो 500 का नोट है तो कोई भी बैंक उसे ये नहीं कह सकता कि ये 450 है, 500 नहीं है। कोई सब्जी वाला नहीं कह सकता कि ये 500 नहीं है। मतलब उसने बोल दिया कि ये 500 है, जहां तुम ले जाओ वहां 500 है ये। और अगर आपके पास में जो गोल्ड रखा है आरबीआई में, वो तो रखा है तुम्हारे पास, सपोज करो 100 रुपये का, और तुमने नोट छाप दिए 1,000, तो भाई वो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, वो वैल्यू नहीं बचेगी। वीडियो क्या लंबी होगी, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों, जो भी कुछ क्वेरी रहे, सो कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करा करें, कमेंट जरूर रखना। कमेंट करने से होता क्या है कि जो नया कोई व्यूवर्स आता है ना, वो पहले कमेंट जाके चेक करता है। धन्यवाद, थैंक यू।